क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 9 का जो क्लास 9 का जो चैप्टर 2 है हम लोग उसको पढ़ेंगे। क्या है? भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप क्या है, अब हम लोग उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा जानेंगे, थोड़ा सीखेंगे, थोड़ा समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थल कीर्तियों वाला एक विशाल देश है। आप किस आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदान से परिचित होंगे, और यदि पर्या- पर्वतीय क्षेत्र के निवासी है तो आप पर्वतीय ढलान और घाटियों के भले भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप पठार, द्वीप समूह। अब देखिए ये बोल क्या रहा है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ये बोल रहा है कि भारत में देखा जाए तो बहुत तरह की चीज़ है। जैसे आप है, आप एक स्टूडेंट है, आपके लाइफ में बहुत तरह की चीज़ है। वैसे ही एक जो हम लोग इंडिया को एक पार्ट लेकर के चलते हैं, इसमें प्लेन है, माउंटेन्स है, कहीं पे आपको रिवर देखने को मिलेंगे, कहीं आपको डेजर्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी अभी जो है यहाँ पर सिर्फ हम लोग को दो चीज़ को बता रहा है। एक बता रहा है प्लेन एरियाज, ठीक है, कि समतल भूमि हो, और एक बता रहा है कि एक मैदानी हो गया और एक पर्वतीय हो गया। ये बता रहा है कि अगर आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको पता होगा, भले भांति आप जान रहे होंगे कि मैदानी क्षेत्र में किस किस तरह की क्या चीज़ें मिलती है। अगर आप पर्वतीय क्षेत्र में रह रहे हैं तो आप पर्वतीय क्षेत्र से परिचित होंगे, कहाँ पर ढलान है, कहाँ पर घाटियाँ है, कहाँ पर ज़्यादा बर्फ जमती है। ठीक है, अब उसके आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भिक तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह की प्राचीनतम भाग है। जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, जो ये कोना वाला जो पड़ता है एरिया यहाँ वाला, वो क्या है? वो प्रायद्वीपीय पठार है जो बहुत प्राचीनतम भाग है भारत का। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल के भूकंप ने इसे गलत साबित किया है। देखिए ये जो अगर देखा जाए तो पठारी इलाका में भूकंप बहुत कम आता है, ठीक ना। तो यही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो हम लोग का प्रायद्वीपीय पठार है वो बहुत ही शांत माना जाता था, भूकंप कम आता था। लेकिन अभी हाल के दिनों में देखा जाए तो वहाँ भी अब वो उतना शांत नहीं रहा। ठीक है, हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बने स्थल कृतियाँ हैं। हिमालय जो है और मैदान जो है ये भी हाल फिलहाल में बना है। ज्योग्राफी में अगर हाल फिलहाल की बात की जाए तो कम से कम 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख साल होता है। आजकल का हिसाब देखा, जैसे आप किसी से उधार लिए तो आप कोई आपसे पूछेगा कितने दिनों में दे दोगे, तो आप बोलेंगे बस कुछ दिन में दे देंगे। तो कुछ दिन का मतलब आपके लिए 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना हो सकता है। लेकिन ज्योग्राफी में वो 10 लाख भी कुछ दिन होता है, बहुत छोटा दिन होता है। तो वही बोला गया है कि हिमालय और उत्तरी मैदान जो है हाल के बने हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। ये इसलिए अस्थिर भाग है क्योंकि वहाँ पे हमेशा कभी देखिए पानी बह रही है, बर्फबारी हो रही है, कभी भूस्खलन हो रहा है, जो बर्फ है वो ढह जा रहा है। ठीक ना। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृत को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरे घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। हिमालय जो है देखा जाए तो सिर्फ वो नॉर्मल सी नहीं है, अलग अलग चीज़ को दिखा रही है। हिमालय में ऊंची शिखर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। पूरा इंडिया के पूरा वर्ल्ड का जो सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर, वो भी आपको हिमालय में देखने के लिए मिलता है। उसके बाद गहरी गहरी घाटियाँ आपको देखने के लिए मिलती है हिमालय में। फिर तेज बहने वाली जो नदियाँ हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलती है। जैसे गंगा भी निकल रही है, कहाँ से निकल रही है? तो हमारे हिमालय से निकल रही है। ठीक ना। अब आगे देखिए, उत्तरी मैदान उत्तरी मैदान जो है जलोढ़ निक्षेपण से बना है। उत्तर का जो मैदान है, अभी उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, सब कुछ जानेंगे। जो उत्तर का हमारा मैदान है वो जलोढ़ मृदा की निक्षेपण से बनी है। जो नदियाँ अपने साथ मिट्टी लेकर के आती है और छोड़ के चली जाती है, उसको निक्षेपण कहते हैं। और जो नई मिट्टी लाती है उसको, उसमें जलोढ़ एक खादर होता है, एक बांगर होता है, उसके बारे में भी देखेंगे। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टान से बने हैं। समझ गया, प्रायद्वीपीय पठार जो है किस चीज़ से बने? आग्नेय और रूपांतरित चट्टान से बने हैं। अब आगे देखते हैं, मुख्य भौगोलिक वितरण। भारत का मुख्य भौगोलिक वितरण क्या क्या है? तो पहला है हिमालय एवं पर्वत श्रृंखला। हमारे भारत में हिमालय भी है, पर्वत श्रृंखला भी है, पाई जाती है। क्या क्या चीज़ पाई जाती है इसके बारे में बताया गया है। फिर दूसरा है उत्तरी मैदान। हमारे भारत में उत्तरी मैदान भी है,
ठीक है। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार भी है हमारे भारत में, भारतीय मरुस्थल भी है, हमारे भारत में मरुस्थल भी है। उसके बाद देखा जाए तो तटीय मैदान भी है। तटीय मैदान 9 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तटीय मैदान मतलब समुद्र से जिस भी राज्य का सीमा लग रहा है, भारत के तटीय से जो सीमा लग रहा है वो तटीय राज्य हो गए, तटीय मैदान हो गए, ठीक है। उसके बाद द्वीप समूह, आइलैंड, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे हिमालय पर्वत के बारे में, ठीक है। पहले पढ़ते हैं हिमालय पर्वत। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भिक रूप से युवा एवं बनावटी के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। अब देखा जाए तो हमारा जो भारत है, यहाँ देखिए फोटो दिया है, हाँ यहाँ पर फोटो दिया है, ये देखिए ये जो भारत है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, एक तरह से ये हिमालय है। जितना भी आपको दिख रहा है ये सब क्या है, सारा का सारा ये सब हिमालय है। हिमालय का भी 4 पार्ट होता है, एक ट्रांस होता है, वृहद होता है, लघु होता है, शिवालिक होता है। हालांकि आप लोग को ट्रांस नहीं पढ़ना है, तो हम लोग पढ़ेंगे लघु, वृहद पढ़ेंगे, लघु पढ़ेंगे, शिवालिक पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो रेड रेड आपको दिख रहा है क्या है, ये सब की सब पहाड़ियाँ हैं। तो हिमालय जो है हमारा क्या है, हिमालय जो है अभी वलित पर्वत है, बहुत नया नया पर्वत है, ठीक ना। उसके बाद आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। यह पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्रा नदी तक फैली है। हिमालय जो है, जो देखा जाए तो पश्चिम में जो यहाँ पर चोटी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैली हुई है। तो सिंधु यहाँ निकलती है और ब्रह्मपुत्रा इधर घुस रही है, ठीक है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि जो है ये फैला हुआ है पश्चिम से पूरब तक, सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्रा तक फैली है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं और एक अत्यधिक असम अवरोध से एक है। 2400 किलोमीटर लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का मतलब होता है हाफ सर्कल, ऐसे इस टाइप का है नहीं, हालांकि फैली हुई ऐसे है तो इसको अर्धवृत्त बोला जा रहा है, ठीक है। कितना किलोमीटर में फैला हुआ है हिमालय, 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर, मतलब कश्मीर जो है, कश्मीर में 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर है। इसका मतलब साफ हो गया कि पूरब की तरफ जो चौड़ाई है वो कम है पश्चिम के मुकाबले, पश्चिम में ज़्यादा चौड़ा है और पूरब में कम चौड़ा है, ठीक है। उसके बाद पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। इसका मतलब है पश्चिमी भाग जो हिमालय का हुआ, उसमें यहाँ जो पश्चिमी भाग हुआ आपका ये रहा, पश्चिमी भाग में मतलब अगर हाइट है किसी का 8000 हाइट है, किसी का 7000 है, किसी का 6500 है, ठीक ना, हाइट कुछ ऐसा है। और पूर्वी भाग में आइएगा तो कोई आपको 6000 मीटर का दिख रहा है, तो कोई 800 मीटर का दिख रहा है, कोई 500 मीटर का दिख रहा है। इसी बात को समझा रहा है, ठीक है। कहाँ थे हम लोग, एक मिनट देख लेते हैं, छूट गया, किधर चला गया। अधिक विविधता, अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। हालांकि बटाता 4 भागों में है, लेकिन हम लोग को 3 भागों में पढ़ना है। 11th में जाइएगा तो 4 भागों में वो भी पढ़ लीजिएगा। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटी पाई जाती है। सबसे उत्तर भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय, ये देखिए इसको महान हिमालय बोलते हैं, आंतरिक हिमालय बोलते हैं, या फिर लघु हिमालय बोलते हैं। हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं इसको। क्या क्या नाम से जानते हैं, महान हो गया, आंतरिक हो गया, हिमाद्री हो गया, लघु हिमालय हो गया। ये सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि महान हिमालय हो गया, हिमाद्री में जो औसत ऊंचाई कितनी है, तो 6000 मीटर की औसत ऊंचाई है। हालांकि इसकी लंबाई कितनी है, हिमालय का कहीं भी लंबाई अगर पूछ दिया जाए कितना लंबा में फैला हुआ है, चाहे वो हिमालय हो या फिर आपका ये मैदानी क्षेत्र हो, सीधा सीधी बोलिएगा 2400 किलोमीटर, उसको रट जाइए 2400 किलोमीटर, ठीक है। ऊंचे वाली सर्वाधिक ऊंचाई शिखर, इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर है, ठीक है। सब इसी में आपका देखिए, अभी हम आपको दिखा रहे हैं, रुक जाइए एक मिनट, कहाँ चला गया, ये देखिए कौन कौन सा शिखर स्थित है उस सब के बारे में अभी देख लेते हैं। कौन कौन सा शिखर आता है हिमालय, जो लघु हिमालय है, नहीं सॉरी, जो वृहद हिमालय है उसमें कौन कौन सी शिखर आती है, जिसको वृहद हिमालय को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, यहाँ पर अभी हम लोग जस्ट देखे थे, ठीक ना।
आंतरिक हिमालय बोल सकते हैं, हिमाद्री बोल सकते हैं, ठीक ना। अब चलिए देखते हैं। तो माउंट एवरेस्ट जो है कहाँ पर है, नेपाल में है। इसकी लंबाई कितनी है, 8,848 मीटर। कंचनजंगा कहाँ पर है, भारत में है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,598 मीटर। मकालू, ये सब एक जो है शिखर का नाम है। मकालू नेपाल में है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,881 मीटर। धौलागिरी कहाँ है, नेपाल में है। इसकी ऊंचाई है 8,172। याद रखिएगा, एक है धौलागिरी, एक है धौलाधर कहाँ पर पड़ता है, धौलाधर अपने भारत में पड़ता है, ठीक ना। लेकिन अगर धौलागिरी बोल दे तो धौलागिरी कहाँ है, नेपाल में है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए नंगा पर्वत भारत में है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,126 मीटर, सब मीटर में है। अन्नपूर्णा नेपाल में है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,078 मीटर। नंदा देवी भारत में है, 7,817 मीटर। कामेट जो है भारत में है, 7,756 मीटर। नामचा बरुआ जो है भारत में है, 7,756 मीटर। गुडला मंदाता भी शिखर है, वो कहाँ है, नेपाल में। इसकी ऊंचाई कितनी है, 7,728 मीटर, ठीक है। के वलय की प्राकृतिक असममित है। हिमालय के इस भाग को क्रोड ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढका रहता है तथा इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। अब देखिए जो वृहद हिमालय है उसमें ये बता रहा है कि वो ग्रेनाइट से बना है और वो हमेशा बर्फ से ढका रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं। महान हिमालय किसको, उसी को वृहद हिमालय को ही बोलते हैं महान हिमालय। महान हिमालय में पाए जाने वाली हिमानियों तथा दर्रे के नाम बताइए। तो ये आपको खोज के बताना होगा, ठीक है, कि कौन कौन सा दर्रा है जो इसमें बिलोंग करता है। उसके बाद भारत के उन राज्यों का नाम जहाँ ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित है। ये भी आप लोग ऊपर से देख करके लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल एवं निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब वृहद के बाद बात आती है लघु हिमालय की, ठीक ना। बात किसकी हो रही है, लघु हिमालय की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अब हम लोग हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है और एवं हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। लघु हिमालय को किस नाम से जानते हैं, निम्न हिमालय के नाम से जानते हैं। इन श्रृंखला का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक सपिंडित तथा परिवर्तित शैलों से हुई है। सपिंडित का मतलब होता है जकड़ा हुआ या पकड़ा हुआ, टाइट एकदम बहुत बिजोड़ तरीके से पकड़ा हुआ, ठीक है। अब बात होती है किसकी चली गई, निम्न हिमालय, ठीक ना। निम्न हिमालय लघु हिमालय की ऊंचाई कितनी है, 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 50 किलोमीटर तक है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। किसकी, लघु हिमालय की या फिर निम्न हिमालय की, दोनों एक ही का नाम है। या फिर आप इसको हिमाचल भी कह सकते हैं, ठीक ना। महत्वपूर्ण श्रृंखला धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। किसकी, निम्न हिमालय की या लघु हिमालय की, ठीक है। इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटी स्थित है। लघु हिमालय में ही आपकी जो घाटियां हैं, प्रसिद्ध घाटियां हैं, ठीक है, वो आपकी किस में पड़ती है, लघु हिमालय में पड़ती है। इन क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। पहाड़ में जो बसे नगर है उसके लिए भी लघु हिमालय को ही जाना जाता है, ठीक ना। एटलस से मसूरी, नैनीताल और रानीखेत की स्थिति देखें तथा उन राज्यों का नाम लिखे जहां वो स्थित है। तो ये सब कहाँ है, पहले तो राज्य लिखिए, लेकिन ये कहाँ पड़ते हैं, सीधा सीधी समझिए, लघु हिमालय, इसको लघु हिमालय बोल सकते हैं, ठीक ना, लघु हिमालय बोल सकते हैं। या फिर और एक जो नाम है उसका क्या नाम है, निम्न हिमालय, निम्न हिमालय, ठीक ना, निम्न हिमालय, समझ गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहते हैं, ठीक है। हिमालय की जो सबसे बाहर वाला परत है उसको क्या कहते हैं हम लोग, शिवालिक कहते हैं। शिवालिक की चौड़ाई कितनी है, 10 से 50 किलोमीटर तक है। और शिवालिक की ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितनी है, 900 से 1100 मीटर के बीच है, ठीक है। यह श्रृंखला
उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई अस्पिंडित अवसादों से बनी है। मतलब ये जो श्रृंखला है शिवालिक वो कैसे बनी है, जो नदियाँ बह रही है, नदियाँ जो अपने साथ जो निक्षेपण लेकर के आ रही है उसके थ्रू बनी हुई है। यह घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। ये जो घाटियाँ है समझिए कि जलोढ़ मृदा जो है उसकी बहुत मोटी परत से वो ढकी हुई है। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जानते हैं। इसको याद करिएगा कि जो निम्न हिमालय है और शिवालिक है, समझ गए, जो तीन जो था, ये पहाड़ का जो तीन था, एक था वृहद लघु शिवालिक, ठीक है, तो लघु और शिवालिक के बीच में या निम्न या शिवालिक के बीच में जो है उसको हम लोग क्या, घाटी को क्या कहते हैं, दून कहते हैं। कुछ प्रसिद्ध दून है, देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग आगे के पेजों में बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। चलिए यहाँ पर आपका ये रहा। अब देखिए इसको हम थोड़ा समझा देते हैं। यहाँ पर है काराकोरम, रुक जाइए कलर चेंज करने, यहाँ पर है काराकोरम, यहाँ पर है लद्दाख, यहाँ पर है जौस्कर, पीर पंजाल। ठीक है, उसके बाद इधर देखिए एक है आपका ट्रांस हिमालय होता है, ट्रांस हिमालय है जो कि उसको माना नहीं जाता है। उसके बाद आती है वृहद हिमालय, ये देखिए लंबा लाइन सीधे पड़ रहा है, इधर गया। फिर उसके बाद लघु जिसको निम्न हिमालय कहते हैं, ये देखिए इधर है, यहाँ तक है। उसके बाद फिर है शिवालिक, तो शिवालिक सबसे नीचे वाला जो पार्ट है उसको शिवालिक कहते हैं। और इधर जो है वो पूर्वी हिमालय है, हिमालय आकर के यहाँ पर पूरब की ओर मुड़ जा रही है। ठीक है, और भी इसमें कुछ देखना है, देखने लायक नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं। चलिए तब आगे बढ़ते हैं, आगे देखा जाएगा। इस उत्तर दक्षिण के देखिए, इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूरब तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया जा सकता है। ठीक ना, हालांकि यही चीज जो फोटो दिखाए उसी चीज को है कि उत्तर से दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूरब तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित कर सकते हैं। किसके थ्रू, नदी के थ्रू करेंगे। ठीक है, उसको भी हम लोग देखते हैं। हालांकि नहीं समझ रहे, एनसीईआरटी का लैंग्वेज थोड़ा अजीब रहता है, कोई बात नहीं है, उसको समझा दिया जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हैं। जो मेन पॉइंट है उसको बस आप ध्यान दीजिएगा। इन वर्गीकरण को नदी घाटिया की सीमाओं के आधार पर किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब का हिमालय कहते हैं। हिमालय जो है अभी आप लोग देखे इस टाइप से हिमालय फैला हुआ था, तो यहाँ पर जो है सिंधु नदी है, यहाँ पर जो है सतलज है, यहाँ पर जो है काली नदी है, यहाँ पर सिंधु सतलज काली, यहाँ पर है तीस्ता नदी है, और यहाँ पूरब साइड में है ब्रह्मपुत्रा नदी। तो ये कह रहा है कि सिंधु से लेकर के सतलज तक के इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं पंजाब हिमालय। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। लेकिन पश्चिम से पूरब तक क्रमशः यह कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानी जाती है। लेकिन इसको हम लोग, इस पार्ट को, सिर्फ जो पंजाब हिमालय है उस पार्ट को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, कहाँ चला गया, कश्मीर या हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सतलज से काली नदी तक, सतलज सिंधु सतलज काली तीस्ता ब्रह्मपुत्रा। ठीक ना, सतलज से काली नदी तक, सतलज से काली नदी के बीच में जो है उसको हम लोग कौन सा क्या बोलते हैं, कौन सा हिमालय कहते हैं, कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। काली से तीस्ता नदी तक इसको क्या कहते हैं, काली से तीस्ता नदी तक इसको क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय कहते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, सतलज से लेके काली नदी तक को क्या बोलते हैं, कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। और तीस्ता, यहाँ जो तीस्ता है, तीस्ता से ब्रह्मपुत्रा तक को क्या बोलते हैं, तीस्ता से ब्रह्मपुत्रा तक को बोलते हैं असम हिमालय। ठीक है, चलिए यहाँ तक ठीक है, हो गया। और भी कुछ छूट रहा है, दिहांग वही दिहांग बोलिए या फिर उसको ब्रह्मपुत्रा नदी बोलिए, दोनों एक ही चीज है। ठीक ना, ब्रह्मपुत्रा हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ब्रह्मपुत्रा नदी जो है हिमालय की सबसे पूर्वी, जहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी प्रवेश कर रही है, ये देखिए इस पार्ट को, यहाँ से सीमा बनाती है। यहाँ से वो तिब्बत चाइना से आते हुए भारत में यहाँ से घुस रही है, तो यही बता रहा है कि सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ठीक ना, उसके बाद देखते हैं महाखड्ड गॉर्ज का निर्माण करती है।
बनाते हुए महाखंड गॉर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखे मोड़ बनते हुए भारत में पूर्वी सीमा से प्रवेश करती है। गॉर्ज का मतलब क्या होता है? गॉर्ज जब नदियां चलती है, रास्ता को काट देती है, गहरी एकदम संकीर्ण घाटी बना देती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग गॉर्ज कहते हैं। ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा। साथ फैल जाती है। इन पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ी तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ जो ये है, इसको हम लोग पूर्वांचल हिमालय भी कहते हैं, ठीक ना, या पूर्वी हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि ये इंडिया के पूरब वाले पार्ट में पड़ रही है। इसको पूर्वांचल हिमालय भी, जो 7 सिस्टर का राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, ठीक ना, इसको पूर्वांचल हिमालय भी कहते हैं। जो 7 सिस्टर है, 7 राज्यों में आप देखा जाए तो पहाड़ फैला हुआ ही है, ठीक ना। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है तथा मजबूत बलुआ पत्थर जो अवसाद शैल से बनी है। ये जो पहाड़ियाँ हैं वो उत्तर पूर्वी राज्यों से गुजरती है और वो किस चीज़ से बनी हुई है? मजबूत बलुआ पत्थर से बनी है, जो कि अवसादी शैल से बनी है। ये घने जंगलों से ढकी है तथा अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हुई है। देखा जाए तो पूर्वोत्तर साइड में बहुत सारी पेड़ पौधे, जंगल, झाड़ी, नदी, तालाब है, बहुत सारा पहाड़ है, पर्वत है, उसी चीज़ को यहाँ पर समझाया गया है। घाटियों के रूप में बहुत सारे, अधिकतर घाटी भी फैली हुई है पूर्वांचल में। अब ये देखिएगा, पूर्वांचल कौन सा? ये जो इंडिया का जो ये वाला पार्ट है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो इंडिया का ये वाला पार्ट है, इसी को पूर्वांचल हिमालय कहते हैं, ठीक ना। पूर्वांचल बोलिए, पूर्वोत्तर बोलिए, दोनों एक ही बात है। अभी इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक ना। पूर्वांचल हिमालय में पटकाई बूम है, नागा पहाड़ी, मीजो है, मणिपुर पहाड़ी भी शामिल है। ये सब मेन है। पटकाई बूम हो गया, नागा पहाड़ी नागालैंड, मिजो पहाड़ी मिजोरम, मणिपुर पहाड़ी मणिपुर में है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग किस किस चीज़ के बारे में पढ़े? तो अभी तक हम लोग सिर्फ जो पढ़ रहे थे हिमालय पर्वत के बारे में पढ़े। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। अब देखिए, उत्तरी मैदान, रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणाली से बनी है। कौन कौन सी? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, तथा इनकी सहायक नदी से बनी है। उत्तरी मैदान जो है वो बनी कैसे है? जो सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है, ये सब जो नदियाँ निकल करके आ रही है, ठीक ना, वो अपने साथ अवसाद, अपने साथ कुछ निक्षेप लेकर के आती है, और वो जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं उसको लाती है और छोड़ करके वो बह जाती है। तो वही जो जलोढ़ मृदा कहलाती है, और वो बहुत उपजाऊ होती है। तो वो जो मिट्टी ला रही है, तो इसी को कहा जा रहा है कि ये जो इसकी सहायक नदी है, या फिर ये नदियाँ हैं, सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है, वो जो अपने साथ निक्षेपण लाती है, उसी के थ्रू उत्तरी मैदान बनी है। जितना भी उत्तर मैदान है, अभी उस बारे में देखेंगे। कुछ हरियाणा में है, पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी है, पश्चिम बंगाल में भी, ये सब उत्तरी मैदान में आता है। तो बस देखिए कि नदी का कितना कमाल है कि वो सिर्फ अपने साथ मट्टी लेकर के आ रही है और मैदान बना दी। तो फिर वही चीज़ बोलेंगे कि ज्योग्राफी में जो भी चीज़ होता है, छोटा समय भी इसको 10 लाख साल कहा जाए कि कुछ सालों में बना है, तो समझ जाइए कि 1 करोड़ वर्ष में बना है, क्योंकि वो एक दिन में तो बनेगा नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बनी है, अभी बता चुके हैं। लाखों वर्ष में हिमालय के गिरपद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ का निक्षेप हुआ, जिससे यह उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। यही चीज़ जो अभी हम समझा चुके हैं। इसका विस्तार, उत्तरी मैदान का जो विस्तार है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। 7 लाख वर्ग किलोमीटर में उत्तरी मैदान जो है फैला हुआ है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है। जो मैदान है वो 2400 किलोमीटर लंबा है, और इसकी जो चौड़ाई है 240 किलोमीटर से लेकर 320 किलोमीटर ही है। हाँ, 320 किलोमीटर है। अभी देखिए, एक ये पॉइंट है, ब्रह्मपुत्रा नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। ये पॉइंट है, इसको नोट करके लिख लीजिएगा। अगर एनसीईआरटी में अगर इस टाइप का पॉइंट देता है तो वहाँ से क्वेश्चन बहुत बनने के चांसेस है, इसलिए इस तरह के पॉइंट को छोड़िएगा नहीं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है।
सघन जनसंख्या इसलिए है क्योंकि जो जलोढ़ मृदा है, हमारे भारत में जलोढ़ मृदा सबसे ज़्यादा उपजाऊ है और ये प्लेन एरिया है, यहाँ पर पहाड़ी इलाका नहीं है। अब आप उत्तराखंड चले जाइए, उत्तराखंड में जा कर के 100 किलोमीटर ट्रैवल करिएगा तो चक्कर मारने लगेगा। लेकिन यहीं आप उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ये सब में आप 100 किलोमीटर छोड़िए, आप 200 किलोमीटर भी चल जाइएगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अब पहाड़ के लोग हैं, उनको रहने के लिए बहुत दिक्कत होता है, चढ़ो उतरो, दुकान बहुत कम मिलती है। लेकिन जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक ना, इसके वजह से मैदानी क्षेत्र में लोग जो है ज़्यादा रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की जो फसल है, खेती जो होती है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, बहुत ज़्यादा, इसलिए अधिकतर लोग जो है मैदानी क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं। ठीक है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी उपलब्ध एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादित क्षेत्र है। वही चीज़ जो अभी हम आपको बताए समझाए, बस उसी चीज़ को समझाने का कोशिश किया है। उत्तरी पर्वत उत्तरी पर्वत से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी है। जो उत्तरी पर्वत से आती है, जो ऊपर से जो पर्वत आ रही है, जो नदियाँ बह रही है, वो अभी भी निक्षेप ला रही है और अभी भी छोड़ रही है, ऐसा नहीं कि वो बंद हो गया है। ठीक ना। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है। जैसे जैसे नदी बह के हिमालय से आ रही है, इधर की ओर बहते जाती है, उत्तर प्रदेश बिहार में प्रवेश कर रही है, तो जो ढाल है वो कम हो जा रहा है, जिसके वजह से नदी की जो गति है वो कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीप का निर्माण होता है। ठीक है। जब वो धीरे होती है तो नदी द्वीप का निर्माण करती है। तब पूछिएगा कि नदी द्वीप का मतलब क्या होता है, तो वह भूमि जो नदी के पानी से घिरा हुआ है। मान लीजिए यहाँ से ये आपका नदी निकल के आ रहा है, यहीं से ये क्या हुआ, इधर थोड़ा बट गया, फिर इधर आ गया, यहाँ से इधर हुआ, ऐसे होके ऐसे आ गया, तो ये वाला जो एरिया हुआ ये आपका क्या हुआ, नदी द्वीप कहला जाएगा। ये चारों तरफ से नदी से घिर गया है। ठीक है, बातों को समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ। नदी अपने निचले भाग में गाढ़ एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है। इन धाराओं को वितरिका कहते हैं। अब जैसे कि नदी अपने साथ निक्षेपण लेकर के आ रही है, ठीक ना। अब ऐसा क्या हुआ कि गाढ़ में बट गई और यहाँ से बटी और इधर ये रास्ता बदल ली, इधर हो गया, तो वो क्या हुआ, वितरिकाओं में अपना अलग अलग रास्ता, इसी को क्या कहते हैं, इसी को वितरिका कहते हैं। ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए, दोआब दोआब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का भाग। दो नदियाँ जो ऐसे जा रही है, इसके बीच का जो भाग है उसको दोआब कहते हैं। ठीक ना। दोआब दो शब्द से मिलकर बना है। दो तथा आब का मतलब होता है पानी। दो का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। इस प्रकार पंजाब भी दो शब्द से मिलकर बना है। पंच का अर्थ होता है 5 और आब का अर्थ होता है पानी। ठीक है। तो पंजाब को हम लोग ऐसे भी कहते हैं कि जहाँ पे 5 नदियाँ मिल रही है उसको पंजाब कहते हैं। ठीक ना। 5 नदियों का संगम को पंजाब कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान को पश्चिमी भाग की पंजाब का मैदान कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये इसका लैंग्वेज बहुत ख़राब है एनसीईआरटी का। ये कहना ये चाह रहा है कि जो यहाँ पर ये रहा इंडिया का जो ये पार्ट रहा, यहाँ आपका गुजरात हो गया, इस साइड में क्या पड़ा, इस साइड में भी एक पंजाब पड़ता है, इस साइड में भी पंजाब पड़ता है। तो ये कहना चाह रहा है कि सिंधु से लेकर के, देखिए, सिंधु तथा इसकी सहायक नदी के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ देखिए, पहले उत्तरी मैदान के पश्चिम भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। ये जो पार्ट हुआ इसको पंजाब का मैदान कहते हैं। लेकिन इसको अगर देखा जाए, और भी बहुत सारे बुक है, जैसे महेश कुमार बर्नवाल ने बुक लिखा है जो डिटेल्ड एक्सप्लेन किए, वो लिखे हैं कि सिंधु से लेकर घग्गर नदी तक को पंजाब का मैदान कहा जाता है। उसी को यहाँ पर क्या कहा है, उत्तरी मैदान कह दिया है। उत्तर साइड में मैदान है, लेकिन आप लोग इसको क्या याद करिएगा, सिंधु से लेकर के घग्गर नदी तक के मैदान को पंजाब का मैदान कहते हैं, या फिर उत्तरी मैदान को पंजाब का मैदान कहते हैं। ठीक ना। अब देखिए, सिंधु तथा इसकी सहायक नदी के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। ठीक ना। ये जो पंजाब का मैदान है, ये सिर्फ हमारे पंजाब में ही नहीं है, पंजाब एक पाकिस्तान में भी है, और बहुत बड़ा भाग जो है पाकिस्तान के पंजाब में भी स्थित है। ठीक ना। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, यहाँ पे देखिएगा, सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी है,
झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक ना। झेलम की सहायक नदी, झेलम कह रहे हैं, सिंधु की सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, व्यास तथा सतलज हिमालय से निकलती है। मैदान के इस भाग में दोआब की संख्या बहुत अधिक है। जिस जगह से यह नदियाँ निकल रही है वहाँ पर देखा जाए तो दोआबों की संख्या बहुत ज़्यादा सर्वाधिक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी नदियाँ निकल रही है, उस नदिया की भी सहायक नदी है। अब ये जरूरी थोड़ी है कि यहाँ पर देखिए ये जो झेलम निकल रहा है सिर्फ एक झेलम है, इसकी भी तो सहायक नदियाँ हैं, इसकी भी तो नदियाँ आकर के मिल रही है। यहाँ से चिनाब आके झेलम में ऐसे मिल रही है। अब चिनाब की सहायक नदियाँ, इस सहायक नदी की सहायक नदियाँ छोटी छोटी नदियाँ हैं, तो क्या है यहाँ पर दोआब का क्षेत्र जो है ज़्यादा बन रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक ना। गंगा के मैदान का विस्तार घग्घर से तीस्ता नदी के बीच है। ठीक है, ये रहा एक पॉइंट। घग्घर से तीस्ता नदी तक क्या है? गंगा का मैदान है। घग्घर से तीस्ता नदी तक क्या है? गंगा का मैदान है, ठीक ना, के बीच है। ये उत्तरी भाग में, अब देखिए गंगा का मैदान में कौन कौन सा जगह आता है। ये हरियाणा आता है, हरियाणा गंगा का मैदान में है। दिल्ली भी है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है, ठीक ना। अब बात आती है ब्रह्मपुत्रा का मैदान, इसके पूर्व विशेषकर असम तक स्थित है। यहाँ जो अब जो ये जो पूर्वोत्तर राज्य पड़ गया, ठीक ना, पूर्वोत्तर राज्य तक फैला हुआ है, तो इसलिए क्या कहेंगे, तीस्ता से लेकर के घग्घर से तीस्ता हो गया। एक तो हुआ आपका पहले सिंधु से, रुक जाइए यहाँ पे बता देते हैं, यहाँ पर हुआ सिंधु, सिंधु से लेकर के घग्घर नदी तक क्या था? पंजाब का मैदान था। घग्घर नदी से लेकर के तीस्ता तक, तीस्ता तक आपका क्या था? गंगा का मैदान था, ठीक ना। अब देखिए तीस्ता नदी से लेकर के, तीस्ता नदी से लेकर के यहाँ पर देखिए तीस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्रा तक, ब्रह्मपुत्रा तक क्या है? असम का मैदान है। समझ गए? सिंधु से घग्घर तक पंजाब का मैदान, घग्घर से तीस्ता तक गंगा का मैदान, तीस्ता से ब्रह्मपुत्रा तक असम का मैदान। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान की व्याख्या समानता इसके उच्चावच के बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियां में भी विविधता है। आकृतिक भिन्नताओं के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टियां में गुटिका का निक्षेपण करती है। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती है। इन पट्टियों के दक्षिण में यह सरिता एवं नदियां पुनः निकल आती है एवं नाम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे तराई कहा जाता है, ठीक है। और आगे बढ़ते, यह वन प्राणियों से भरे घने जंगलों का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए जंगल काटना। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिएगा, एक चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये जो इतना चीज़ आपको बोला, ये एनसीईआरटी का लैंग्वेज सही में इतना ख़राब है कि समझ पाना मुश्किल है। ये जो इतना दूर में क्या बोला उसको हम शॉर्ट में आपको समझा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से थोड़ा देखिएगा, हालांकि ज़्यादा कुछ नहीं है। ये कह रहा है कि उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक ना। उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन सा? तो पहला नंबर पे है आपका, पहला नंबर पे है भाबर, ठीक है। दूसरा नंबर पे क्या है? तराई, ठीक ना। भाबर की चौड़ाई कितनी है आपकी? चौड़ाई जो है कितनी है? 8 से लेकर के 16 किलोमीटर तक है, ठीक है। अब तराई के बाद तीसरे नंबर पे आता है पुरानी जलोढ़ मृदा, पुरानी
जलोढ़ मृदा। ठीक है, चौथे नंबर पर आता है नवीन जलोढ़ मृदा। ठीक ना। और हाँ, एक चीज, हाँ ये तो बता दिए कि आपका तराई, भाबर, भाबर के नीचे तराई होता है। तराई क्षेत्र का मतलब क्या होता है? दलदली क्षेत्र होता है। ठीक ना, क्या होता है? दलदली क्षेत्र होता है। उसके बाद पुरानी जलोढ़ मृदा, एक होता है खादर, एक होता है बांगर। तो नवीन जलोढ़ मृदा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? नवीन जलोढ़ मृदा को हम लोग बोलते हैं खादर। और पुरानी जलोढ़ मृदा को बोलते हैं बांगर। ठीक ना। ये उतना पैराग्राफ में यही चीज समझाने की कोशिश किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ मृदा का बना है। वो नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है। जो उत्तरी मैदान है उसका जो सबसे बड़ा जो भाग बना है वो किस चीज का बना है? पुरानी जलोढ़ मृदा। पुरानी जलोढ़ मृदा किसको बोलते हैं? बताइए, अभी जस्ट बताए हैं, यहाँ पर बताते हैं। वो नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृतिक प्रदर्शित करते हैं। इन भागों को भांगर, भांगर बोलिए या फिर बांगर बोलिए, दोनों एक ही चीज है, दोनों अलग अलग तरीका का बोलने का नाम है। बांगर के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र की मृदा में चुनादार निक्षेप पाए जाते हैं। ये जो बोला गया कि पुरानी जलोढ़ मृदा है उत्तरी मैदान में, ये जो भांगर है, बांगर है, उसमें क्या पाया जाता है? मृदा में चुनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। ठीक है। बाढ़ वाले मैदान के नए तथा युवा निक्षेप को खादर कहते हैं। जब बाढ़ आती है तो नई नई जो मृदा, नई जलोढ़ मृदा आती है उसको क्या कहते हैं? खादर मृदा कहती है। और पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। ठीक है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनः निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होती है तथा गहन खेती के लिए आदर्श होती है। समझ में आई? ये जो नई जलोढ़ मृदा है वो हर बार नहीं आती है, वही प्रक्रिया है। नदी बह के आ रही है, साथ में अपने साथ कुछ निक्षेप लेकर के आ रही है, और वो जो निक्षेप है वो एकदम ताज़ा ताज़ा नया है अभी तक। उसमें पूरा सब कुछ, पूरा प्रोटीन से लेके सब कुछ है, जितना फॉस्फोरस बोलिए, कैल्शियम बोलिए, सारा कुछ है उसमें। खेती होता है, अच्छा अनाज होता है बस। और वो हर साल आ रहा है, जिसके वजह से क्या है? वो उपजाऊ है, खेती है, खेतियों के लिए बहुत ही आदर्श होती है। ठीक ना। अभी हम लोग आज क्या पढ़े? उत्तरी मैदान पढ़े। अब क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। अब हम लोग प्रायद्वीपीय पठार को कल पढ़ेंगे, कल शुरू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।